ला क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में अध्याय 2 देखेंगे। अध्याय 2 तो पिछले वीडियो में हो गया है। अध्याय 2 का है ये, जो धारा 5 का से धारा 10 तक चलता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता एवं निर्वाचन नामावली आदि। ठीक है, यानी मुख्य 2 बातें हैं इसमें। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की अनर्हता, यानी वो कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके पूरा हो जाने पे कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है। दूसरा है निर्वाचन नामावली का तैयार किया जाना। ठीक है, ये 2 प्रमुख धाराएं हैं इस चैप्टर का, जो धारा 5 का और धारा 9 में लिखा हुआ है। सदस्यों के लिए अनर्हता संबंधी धारा 5 का कौन सदस्यों? ग्राम पंचायत के सदस्य। ठीक है, चाहे प्रधान बनने के लिए या अन्य सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं जिसको यदि आप पूरा करते हैं तो आप अयोग्य माने जाएंगे, धारा 5 का में बताया गया है। और धारा 9 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली का तैयार किया जाना, धारा 9 है। यही 2 धाराएं प्रमुख धाराएं हैं। ठीक है, धारा 6 अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्धारण, ये 5 का के साथ ही पढ़ा जाएगा कि कोई व्यक्ति अनर्हता संबंधी प्रश्नों, अनर्हता संबंधी अर्हताओं से, ठीक है, ग्रसित है कि नहीं, इसका निर्धारण नियत प्राधिकारी द्वारा धारा 6 में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद धारा 8 7 निश्चित है। 8 कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, जिसमें लिखा हो जनसंख्या में परिवर्तन या ग्राम पंचायत के क्षेत्र में परिवर्तन का मतलब क्या है? ठीक है, जैसे नगर पालिका क्षेत्र में घोषित हो जाए, कोई ग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, नगर क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर वो क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र नहीं रह जाता है। बस इतनी सी बात है धारा 8 में। और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली तैयार किया जाना, ये धारा 9 है, काफ़ी लंबा है। ठीक है, आप डायरेक्ट में देखेंगे तो 3-4 पेजों में ये लिखा हुआ है, जिसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त करके यहाँ आपके सामने लिखा हूँ। 9 का मत देने आदि का अधिकार। भाई मत देने का अधिकार किसको होगा? जिसका नाम प्रादेशिक क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में अगर नाम दर्ज है तो वोट देने का राइट रखता है, सीधी सी बात है। अगर उस किसी व्यक्ति का नाम प्रादेशिक क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में, जिसको गांव में बोलते हैं वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, अगर भाई वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। चाहे आप वहां रह रहे हो या ना रह रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। नाम अगर आपका दर्ज है तो आप वोट देने का राइट रखते हो। और तो यही 9 का है, सदस्य बनने के लिए कम से कम, इसका यह मतलब नहीं अगर आप वोट देने का राइट रखते हो तो सदस्य भी बन सकते हो, प्रधान भी बन सकते हो, नहीं। वोट देने के लिए 18 साल ही होना चाहिए, लेकिन सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 साल की जो है उम्र पूरी होनी चाहिए। ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यों में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने, ग्राम सभा को स्थापित करने में या ग्राम पंचायत के द्वारा अपने कार्यक्रम को करने में अगर कोई कठिनाई उत्पन्न आती है तो राज्य सरकार को ऐसी समस्या को दूर करने की पावर धारा 10 में दी गई है। ठीक, अब हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले धारा 5 का सदस्यों के लिए अनर्हता की बात कहाँ की गई है और उस प्रश्न का निर्धारण धारा 6, तो धारा 5 का और धारा 6 दोनों धाराओं को एक साथ पढ़िएगा, एक साथ समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सदस्यता के लिए अनर्हता संबंधी, ठीक है, शर्तों का उल्लेख किस धारा में किया गया है और ऐसे अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो धारा 5 का और 6 से ही इसका उत्तर कंप्लीट होगा। सबसे पहले आते हैं, लिखा हुआ प्रधान या सदस्य के लिए अनर्हता, यानी ये जो अनर्हता बताई गई है, डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया है, ये ग्राम प्रधान के लिए या उसके सदस्य के लिए है। लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के लिए अनर्ह होगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के लिए अनर्ह है, डिस्क्वालीफाइड है, तो वो ग्राम पंचायत का भी प्रधान या सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 साल चाहिए। यहाँ पे ये शर्त लागू नहीं होती है, इसके लिए 21 साल ही चाहिए। यानी ग्राम विधानसभा का मेंबर बनने के लिए जितनी योग्यताएं हैं, वो सारी योग्यताओं में से शेष एक योग्यता को छोड़ के सारी योग्यताएं ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य बनने के लिए भी आपके पास होनी चाहिए। एक योग्यता कौन सी नहीं? उम्र की। ठीक है, उम्र की पाबंदी नहीं लागू होती है, वहाँ पे 25 साल उम्र कम से कम होनी चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 साल ही होनी चाहिए। उसके बाद खा खंड में लिखा है ग्राम या न्याय पंचायत। ठीक है, अब ये न्याय पंचायत शब्द हटा दिया गया है। ठीक है, तो न्याय पंचायत को हटा दीजिए, ये रिपेयर कर दिया गया 2017 में। ग्राम पंचायत का अगर कोई व्यक्ति वैधानिक सेवक है, अगर ग्राम पंचायत का वैधानिक सेवक यानी किसी तरीके से आप कोई सेवक है वहाँ पे, कैसा सेवक है, वेतन ले रहे हैं, तो आप सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं है। दूसरा है कोई लाभ का पद धारण कर रहे हैं, ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उसके स्वामित्व अधीन या नियंत्रण के अधीन, ठीक है, किसी भी संस्था से कहीं लाभ का पद धारण कर रहे हैं, तो आप अनर्ह माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। डी है दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिए गए हैं, ठीक है,
अंगा है किसी फीस शुल्क अभिलेख आदि देने में विफल रहे, यानी आप ठीक है ग्राम पंचायत के कोई पोस्ट होल्ड कर रहे थे जहां से कोई फीस शुल्क अभिलेख या कोई संपत्ति देने की जिम्मेदारी पदीय कर्तव्यों के दौरान आपकी थी और देने में आप फेल हुए हैं, तो आप सदस्य बनने के अयोग्य माने जाएंगे। 4 में है अननुमोचित दिवालिया, ठीक है, अगर आप दिवालिया घोषित किए जा चुके हैं तो भी आप सदस्य नहीं बन सकते हैं। 6वां है यानी 6 खंड में नैतिकता के आधार पर दोषसिद्धि, ठीक है, अगर आप नैतिकता के आधार पर किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हैं तो भी आप सदस्यता के लिए अयोग्य माने जाएंगे। उसके बाद है आवश्यक वस्तु अधिनियम, ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अगर आप 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दोषी ठहराए गए हैं, दंडित किए गए हैं, तो आप अयोग्य हैं। ध्यान रखिएगा ये कुछ एक्ट लिखे गए हैं जिसके तहत यदि आप कन्विक्ट किए गए हैं तो भी आप ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य बनने के लिए अयोग्य माने जाते हैं। पहला एक्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें 3 साल से अधिक का कारावास आपको दिया गया हो। दूसरा है आवश्यक वस्तु एवं पूर्ति नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम या पूर्ति नियंत्रण अधिनियम के तहत 6 माह, ये 6 माह लिखा हुआ, ठीक है, 6 माह से अधिक का कारावास अगर आपको दिया गया है तो आप अयोग्य माने जाएंगे। और संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 के तहत 3 साल से अधिक का कारावास अगर आपको दिया गया है तो भी आप अयोग्य माने जाएंगे। स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी जिसको NDPS कहते हैं, इस एक्ट के तहत अगर आप केवल कन्विक्ट कर दिए गए हैं किसी भी सजा के लिए तो भी आप अयोग्य माने जाएंगे। और लास्ट में लिखा है निर्वाचन संबंधी अपराधों में दोषित किए, निर्वाचन संबंधी अपराधों के लिए अगर आप किसी भी आधार पर दोषित किए गए हैं तो भी आप यहाँ सदस्य नहीं बन सकते। अगला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अगर आप दोषित किए गए, ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का है, अगर इसके तहत आप भी कन्विक्ट हुए हैं तो भी आप यहाँ सदस्य बनने के अयोग्य माने जाएंगे। तो ये आधार हैं सदस्यता के लिए, अनर्हता, प्रधान या सदस्य बनने के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है, आप इसका संक्षिप्त में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप बैरेक्ट में देखेंगे तो बहुत लंबा लिखा हुआ, 2-3 पेजों में ये चीज़ लिखा हुआ है। आप 2-3 पेजों का ना तो याद कर सकते हैं और ना ही एग्जाम में लिख सकते हैं। आप एग्जाम में संक्षिप्त में याद करके उसको आप लिख सकते हैं। इसी को आप थोड़ा सा अगर आप संक्षिप्त में पॉइंट करके याद कर लिए, पॉइंट करना याद करना बहुत आसान होता है, पैरा में याद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर किसी चीज़ को आप एक पॉइंट में याद कर रखे हैं तो उसको आप 2 लाइन 3 लाइन में बड़े आराम से लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आप इसलिए मैंने इसको पॉइंट में बना दिया है, बहुत संक्षिप्त में करके अगर आप ये पॉइंट याद रखते हैं, शेष चीज़ आपके दिमाग में रहेंगी तो आप बहुत आसानी से इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। धारा 6 में है अनर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्धारण कौन किया जाएगा? नियत प्राधिकारी, जो इसके लिए नियत किया जाएगा प्राधिकारी है वो ऐसे प्रश्नों का निर्धारण करेगा कि कोई व्यक्ति सदस्यता के लिए अयोग्य है या नहीं है। उसके बाद धारा 8 में बताया गया, 7 रिपील हो गया है कि जनसंख्या में परिवर्तन या ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अगर परिवर्तन कर दिया जाता है, परिवर्तन का मतलब है कि उस क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया जाए या नगर क्षेत्र घोषित कर दिया जाए या छावनी क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, तो फिर वो क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र नहीं रह जाएगा, या कुछ भाग उसका घोषित कर दिया जाए तो उतना भाग ग्राम पंचायत के भाग से कम हो जाएगा। यह धारा 8। अब आइए धारा 9 बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली तैयार किए जाने की बात की जाती है। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि निर्वाचन नामावली कौन तैयार करता है, ठीक है। तो लिखा हुआ ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और अधीन तैयार की जाती है, ठीक है। यानी ये किसके अधीन तैयार की जाती है, ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली राज्य निर्वाचन आयोग डैश कर लीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के, ठीक है, अधीन, ठीक है, यह और नहीं होगा, के अधीन तैयार किया जाएगा, तैयार की जाएगी। फिर लिखा हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग, ध्यान दीजिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन रहते हुए, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ये पावर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ये पावर दिया गया है कि निर्वाचन नामावली को तैयार करे, उसका पुनरीक्षण करे, उसका शुद्धि करे, उसका पर्यवेक्षण करे और संबंधित कृत्यों का संपादन भी करे, ठीक। तो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के रहते हुए मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा
निर्वाचन नामावली तैयार की जाती है, उसका पुनरीक्षण किया जाता है, उसका पर्यवेक्षण किया जाता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है, और वो अपने संबंधित सभी कृत्यों का संपादन करती है। लिखा है उपयुक्त कार्य विहित रीत से किया जाएगा। उपयुक्त कार्य का मतलब कि ये जो शुद्धि, पर्यवेक्षण और ठीक है पुनरीक्षण करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, उसका शुद्धि करना, उसका पर्यवेक्षण करना, ये कार्य कैसे किया जाएगा? विहित रीत से किया जाएगा, जो रीत बताएगी उस रीत से किया जाएगा। अगला है, जब निर्वाचन नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा तैयार कर लिया जाता है तो फिर उसका लोक सूचना के माध्यम से प्रकाशन कराया जाता है, और उस प्रकाशन पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो कोई आपत्ति दर्ज करा सकता है। उस आपत्ति का निपटारा विहित समय के भीतर करके उसका फाइनल प्रकाशन कर दिया जाता है। तो फिर अगला लिखा हुआ है निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराना, ठीक। तो अगला खंड हो गया प्रकाशन। प्रकाशन के बाद है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन नामावली में अपना नाम दर्ज करा सकता है। कैसे दर्ज करा सकता है? क्या 10 साल का बच्चा निर्वाचन नामावली में अपना नाम दर्ज करा सकता है? नहीं, ठीक है। निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन आपकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन आपकी उम्र 18 वर्ष अगर पूरी हो गई है तो आप निर्वाचन नामावली में अपना नाम दर्ज कराने के लिए हकदार होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे संक्षिप्त में लिखा, निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराना। उसके बाद है कौन व्यक्ति निर्वाचन नामावली में दर्ज नाम नहीं करा सकता है, कौन व्यक्ति निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराने के लिए डिस्क्वालीफाइड होता है। तो अगले खंड में लिखा हुआ है अनर्हता। अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो निर्वाचन नामावली में उसका नाम नहीं दर्ज हो सकता। वो व्यक्ति विकृत चित्त है तो उसका भी नाम नहीं दर्ज हो सकता। निर्वाचन संबंधी अन्य अनर्हता उसके साथ कोई है तो उसका भी नाम नहीं दर्ज हो सकता है, ठीक। अगर नाम दर्ज हो जाता है और बाद में इस तरह की कोई अनर्हता वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसका नाम अगले खंड में निकालने की बात की गई है कि निर्वाचन नामावली में से नाम का काट दिया जाना, ठीक। अगले खंड में आप देखिए, मैं हर खंड को बहुत ही संक्षिप्त में लिखा हूं। अगर आप इस खंड को, इस पूरे धारा 9 को देखेंगे तो डायरेक्ट में कम से कम आपको 3 से 4 पेजों में लिखा हुआ मिलेगा, और आप लिखने बैठेंगे तो कम से कम 10 पेज आपके भर जाएंगे, तब आप जाके कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत ही संक्षिप्त में, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा हूँ, और आप बस समझ लीजिए उसको पूरा का पूरा एक बार पढ़ के बेरट से, और संक्षिप्त में उसका एक लाइन, ठीक है, जिसको कहते हैं जो गेस्ट होता है उसका निचोड़, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर मैंने लिखा है 2 स्थानों पे नाम का होना। क्या 2 स्थानों पे नाम का होने का मतलब कि क्या 2 ग्राम सभा में आपका नाम हो सकता है निर्वाचन नामावली में? कतई नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर एक जगह आपका नाम है दूसरी जगह से आपका नाम निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका नाम नगर पालिका में भी है और आपका नाम ग्राम पंचायत में भी है, तो ऐसी जगह भी 2 जगह आपका नाम नहीं हो सकता, या तो नगर पालिका में होगा या ग्राम पंचायत में होगा। ऐसा नहीं फिर आप 2 जगह जाके वोट करेंगे, ठीक। तो अब एक खंड में है कि अगर एक ही 2 ग्राम सभा में आपका नाम दर्ज हो जाता है तो भी आपका नाम निकाला जाएगा। अगर एक अगले खंड में लिखा हुआ है कि एक ग्राम पंचायत में और एक जगह के जो है नगर पालिका आदि में नाम दर्ज हो जाता है तो भी आपका नाम निकाल दिया जाएगा। तो वही लिखा हुआ है 2 स्थानों पे नाम का निकाला जाना, 2 खंडों में बात बताई गई है। उसके बाद है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। मुख्य निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये रजिस्ट्रीकरण मुख्य निर्वाचन, ठीक है, हाँ, मुख्य निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण, ठीक है। देखिए ERO और SERO का फुल फॉर्म है कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इंग्लिश में मैंने संक्षिप्त में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। इसको कहते हैं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और इसको कहते हैं सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ठीक है। द्वारा निर्वाचन नामावली में परिवर्तन। निर्वाचन नामावली में परिवर्तन देखिए कब होता है, जब कहीं चुनाव होने वाला होता है। जैसे इस समय देखिए परिवर्तन का काम चल रहा है, पंचायत के चुनाव में नाम के परिवर्तन का काम चल रहा है। अगर किसी का नाम, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, नाम किसी दूसरे ग्राम सभा में चला गया है या किसी तरह से कोई गलती अशुद्धि हो गई है तो निर्वाचन नामावली को करेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। इस समय उत्तर प्रदेश में निर्वाचन जो ग्राम पंचायतों का चुनाव संपन्न होने वाला है, लगभग अगले साल होगा, ठीक है, 2021 में होना है। तो इस समय उसके शुद्धिकरण की प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है। तो इस खंड को जो है अप्लाई कर दिया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है या उसका नाम गलत रूप से लिखा हुआ है या उसका एज कम ज़्यादा लिखा हुआ है या उसका नाम दूसरे ग्राम सभा में चला गया है तो उसका करेक्शन करवा सकता है किसके यहाँ से? निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करके। उसके बाद है निर्वाचन नामावली का पुनरीक्षण, ठीक है। निर्वाचन नामावली का पुनरीक्षण
ये पुनरीक्षण का मतलब है कि जब कभी चुनाव संपन्न होने वाला होता है तो उसके पहले 2-4 महीने पहले उसका पुनरीक्षण कराया जाता है। पुनरीक्षण का मतलब होता है कि ये बड़े पैमाने पे होता है। जैसे पुनरीक्षण में बहुत सारे मतदाताओं की डेथ हो चुकी है, उनका नाम निकाला जाना, ठीक है, नए मतदाता बन गए हैं, उनका नाम का दर्ज किया जाना, ठीक है, किसी और तरह का कोई करेक्शन हो गया, कोई भूभाग चेंज हो गया, तो वो सब परिवर्तन इसमें पुनरीक्षण होता है। और अगला खंड लिखा हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम बनाना, ठीक है, यानी राज्य निर्वाचन अगर इस अधिनियम के माध्यम से या किसी अन्य नियम के माध्यम से कोई उपविधि, कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं किया गया है तो राज्य निर्वाचन आयोग को ये पावर है कि वो अपने राज्य निर्वाचन नामावली तैयार किए जाने के बाद उसका प्रकाशन कैसे किया जाएगा, उसको कैसे रखा जाएगा, ठीक है, उसके रख रखाव के बारे में कौन सी अथॉरिटी नियुक्त की जाएगी, तो इस तरह से संबंधित वो जो है नियम बना सकते। देखेंगे कि लिस्ट पूरी दी, वो लिस्ट का उल्लेख तो यहाँ मैंने नहीं किया है क्योंकि वो काफ़ी लंबी लिस्ट थी। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग वो निर्वाचन नामावली तैयार किया जाता है, ठीक है, तो निर्वाचन नामावली तैयार किए जाने के बाद उसका प्रकाशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो उसका पूरा प्रकाशन हो गया, अभिलेखों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, ठीक है, निर्वाचन नामावली में कोई लिपकीय गलती हो गई है, कोई त्रुटि गलती होगी तो उसे कैसे सही किया जाएगा, ठीक है, निर्वाचन नामावली की अभिरक्षा, उसका परिरक्षण कैसे किया जाएगा, नाम सम्मिलित करने के लिए या हटाने के लिए आवेदन पत्र देना, उसकी फीस क्या होगी, ठीक है, निर्वाचन नामावली तैयार करना, प्रकाशित करने से संबंधित सामान्य सभी विषय, तो इस तरह से जो है संबंधित विषयों के बारे में राज्य निर्वाचन आयोग को भी पावर है कि उसके लिए उपबंध कर सकती है अगर पहले से कोई उपबंध नहीं किया गया है तो। और लास्ट में लिखा गया है कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक लगाया गया है, ठीक है, कि सिविल न्यायालय निम्नलिखित मामलों का संज्ञान नहीं ले सकता है। वो कौन से मामले हैं कि राज्य निर्वाचन नामावली में, ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन नामावली में अगर किसी व्यक्ति का नाम दर्ज किया गया है या नहीं दर्ज किया गया, ठीक है, तो इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पैदा होता है तो सिविल न्यायालय उस पर संज्ञान नहीं ले सकता है। और निर्वाचन नामावली का प्रकाशन किया जाना, उसे तैयार किया जाना, ठीक है, से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो भी सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होता है। तो दो तरह के प्रश्न निर्वाचन नामावली में, ठीक है, रजिस्ट्रीकृत किए गए व्यक्तियों का नाम या जिनका नाम नहीं दर्ज किया गया, इससे कोई विवाद उत्पन्न होता है, या निर्वाचन नामावली के तैयार किए जाने का प्रकाशन किया जाना, उसे अंतिम किया जाना से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न है तो सिविल न्यायालय की अधिकारिता पे रोक लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं मत देने का अधिकार। तो इस तरह से आपने देखा निर्वाचन नामावली धारा 9 में है मत देने का अधिकार, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई महत्वपूर्ण धारा नहीं है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में अगर दर्ज है तो उसे वोट देने का अधिकार है, किंतु सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए। और ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यों में उत्पन्न कठिनाई अगर कोई होती है, ठीक है, ग्राम सभा स्थापित करने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है या ग्राम पंचायत के अपने कार्यों को संपादित करने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस कठिनाई को दूर करने की पावर राज्य सरकार को है और राज्य सरकार का दिया गया आदेश अंतिम होता है, उसके खिलाफ कहीं कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये अध्याय 2 का, ठीक है, जो धारा 5 का से धारा 10 तक था ग्राम पंचायतों के सदस्यों की अनर्हता एवं निर्वाचन नामावली, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है वो 2 धाराएं हैं, धारा 5 का और धारा 9, ठीक है। हाँ, 5 का के साथ धारा 6 जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ है। इतनी धाराएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी धारा 8 और धारा 9 का एवं धारा 10 ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। फिलहाल इसका भी जिक्र मैंने वीडियो में कर दिया है। अब हम लोग अध्याय 3 के साथ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब अध्याय 3 है, फिर एक अध्याय 3 का भी जुड़ेगा। तो धीरे धीरे करके, ठीक है, इस तरीके से पूरे एक्ट को हम लोग 1 बाय 1 करके पूरे एक्ट का अध्ययन कर लेंगे, ठीक है।